अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर 9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और मुलजिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़्म का इयादा किया गया है। एलामिया में कहा गया है कि 9 मई के मुलजिमों के खिलाफ फौरी, शफाफ, अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासिर के हाथों यरगमाल रहेगा। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तानी कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मज़मूम और मकरू अज़ाइम से पूरी तरह बाखबर है। प्रोपेगेंडे का मकसद कौमी इदारों, बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। मकसद झूठ और प्रोपेगेंडे से पाकिस्तानी कौम में मायूसी पैदा करना है, लेकिन इन नापाक कुव्वतों के मज़मूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी। प्रोपेगेंडा करने वालों की पुष्ट पनाही गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के जरिए की जाती है। यूं पाक फौज की जानिब से 9 मई को लेकर एक मरतबा फिर वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है, जबकि दूसरी तरफ PTI की हिकमत अमली भी वाज़ेह अंदाज में सामने आ रही है। चंद रोज़ कबल मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करने वाले इदारे SIFC के खिलाफ ऐसे वक्त में मुहिम चलाई गई जब मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान के लिए $10 अरब की सरमायाकारी का इंदिया दिया गया। इसके चंद ही घंटों बाद सानिया मशरक़ी पाकिस्तान को ज़ेरे बहस लाकर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी गई। इस जारहाना मुहिम का एक ही मकसद था कि मुक़्तदरा पर दबाव बढ़ाया जाए ताकि मुक़्तदरा उन्हें किसी न किसी स्टेज पर एंगेज करे। बानी PTI के साथ बैकडोर राबते हों, मगर अंदाजे गलत साबित हुए। PTI ने दबाव डालने के लिए पहले भी कई हरबे आजमाए, मगर उनमें से एक भी कामयाब न हो सका। मुक़्तदरा पर दबाव डालने के लिए बराह रास्त नाम लेकर इल्ज़ामात लगाए गए। 9 मई के वाक़यात हुए। IMF हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज किया गया। IMF को ख़त तक लिख दिया गया। अगले मरहले में SIFC और सानिया मशरक़ी पाकिस्तान को जवाज़ बनाकर मुहिम शुरू की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि ना तो बानी PTI ने सोशल मीडिया पर जारी मुहिम के मतन को देखा, ना ही इसकी मंजूरी दी। बैरिस्टर गौहर का बयान जाहिर करता है कि मुक़्तदरा के खिलाफ मुहिम चलाने के मामले पर तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तिलाफ पाया जाता है, मगर तहरीक इंसाफ पर ऐसे अफराद का गलबा दिखाई दे रहा है जो मुफाहमत के बजाय मुजाहिमत और जारहाना सियासत पर यकीन रखते हैं। ऐसे में क्या PTI को इस हिकमत अमली का फ़ायदा होने के बजाय मज़ीद बड़े नुकसानात का सामना भी करना पड़ सकता है? इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, मुशर्रफ जैदी और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सभी के लिए। 9 मई मुलजिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़्म का फिर से आदा। मुजरिमों के खिलाफ फौरी, शफाफ, अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासिर के हाथों यरगमाल रहेगा। बड़ी रुकावट क्या है कि एक साल बाद भी अज़्म और इरादे पर हम खड़े हैं? शहजाद साहब। आयशा, 9 मई की हद तक ही रहना चाहिए हमें। 9 मई को एक ऐसा वक़ुआ हुआ, ऐसा वाक़या हुआ जिसके बारे में अफ़वाज पाकिस्तान बहुत और सही हद तक इसके बारे में कंसर्न है, परेशान हैं और इसका वो हल चाहती हैं। मसला ये है कि उनके पास मुल्ज़िमान भी हैं और मुजरिमान भी हैं, और उनको अब और जो मुल्ज़िमान हैं, कुछ जो मुल्ज़िमान हैं उनको मुजरिम बनाने तक का एक सफ़र उसमें है जो कि करना है, तय करना है। मसला ये पैदा हो रहा है कि ये सफ़र कब और किस वक्त तय होगा और कौन करेगा, और ये कौन तय कर पाएगा कि आया ये सफ़र तय हुआ और सही तरीके से तय हुआ या नहीं हुआ। यानी मेरा मतलब इंसाफ के उस प्रोसेस की तरफ है जिससे कि मुल्ज़िम को मुजरिम डिक्लेयर किया जा सकता है, वरना उनके मुजरमान और मुल्ज़िमान तो उनके हाथों में मौजूद हैं। इसलिए उनको सज़ा देने का जो अमल है उसमें कोई इतनी ज़्यादा ताख़ीर तो नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पर जो मुजरमान है। लेकिन जो मुल्ज़िमान को मुजरमान तक ले जाना है, ये एक ज़रूर एक सफ़र है जिसको कि तय करना, और अफ़वाज पाकिस्तान का कंसर्न भी ये शो करता है। मसला ये है कि ये तय कौन करेगा कि ये हो गया, पहली बात। दूसरी बात, इसको तय करने के लिए कि ये तय कौन करेगा, उसका कज़िया इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट का बेंच है कि बार बार टूटे जाता है। वो ये फैसला नहीं दे रहा कि ये फैसला कौन करेगा कि आया वो मुल्ज़िम मुजरिम बन गए या नहीं बने, या उनको बेगुनाह है या किस हद तक सज़ा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। दूसरी बात, एक ऐसा इंसाफ का निज़ाम जो कि जिसके ऊपर बहुत बड़े सवालात पिछले चंद हफ्तों के अंदर उठे हैं, पाकिस्तान के अंदर बहस उठी है। फिर जब आप उसको उसमें देखते हैं रैंकिंग के अंदर, इंटरनेशनल रैंकिंग में, तो आप 131वां नंबर गालिबन कहते हैं 139 मुल्कों में से, जो परेशान करता है। कुछ जज साहिबान को सडनली इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमारा जो क्रेडिबिलिटी है, जो हमारे जो पोजीशनिंग है, जो स्टैंडिंग है, वो बहुत अच्छी नहीं है। उसमें बड़े काबिल जज भी मौजूद हैं,
وہ ساری قابل جج ہیں اصل میں تو، لیکن کہیں نہ کہیں پہ یہ احساس ضرور اجاگر ہوا جس کا اظہار ہم نے 6 ججز کے خط کی صورت میں دیکھا. تو ایک تگ و دو اس وقت انصاف کے نظام میں بھی ہے، اور ایک وہ پریشانی جو کہ اس وقت جس کا اظہار اس اعلامیے میں ہوا جو کہ آپ نے دیکھا، جو ہم نے پڑھا سنا، جس کے اندر بھی موجود ہے. اب یہ دو چیزیں آپس میں میچ نہیں کر پا رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں ہو رہی ہیں، اس کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے. یہ چیزیں سیاسی سطح پر ہو رہی ہیں. 3-4 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ سیاسی پارٹی کو بین کرنے کی گفتگو شروع ہو گئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قانون پاس ہو گیا، گفتگو ہو رہی ہے. کیا سیاسی پارٹیاں پاکستان میں پہلے بھی بین ہوئیں؟ کیا وہ واقعی بین ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پارٹیاں تو بین ہو گئی، لیکن انسان یا اشخاص، سیاسی شخصیات بین نہیں ہوئی. دوسری بات، اسی کو غدار بھی قرار دیا جا سکتا ہے. یہ بھی پاسبلٹی ڈسکشن ہو رہی ہے. نیب کے آرڈیننس کے بارے میں ہم نے کل بات کی، اور ججوں کی تقرری کا جو پروسیجر ہے اس کو بھی تبدیل، یعنی 19ویں امینڈمنٹ کے بعد جو معاملہ آیا تھا اس کو بھی تبدیل کرنے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف ایکٹیویٹی ہے، سیاسی لیول پہ بھی ہے، حکومتی لیول پہ بھی ہے، فوج کے اندر بھی کچھ اس چیز کے بارے میں پریشانی ہے، اور جج صاحبان اور عدالت کے انصاف کے نظام کے اندر بھی ایک ارتعاش برپا ہوا ہے. ان تمام چیزوں کو اکٹھے کرنا ہی اس وقت پاکستان کا، یا اس وقت اس مسئلے کے حد تک ایک مشکل مرحلہ ہے. یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کس طریقے سے حل ہوگا، یہ دیکھنا ہے. لیکن ایک چیز ہمیں ضرور، مجھے کم از کم ضرور کہنی چاہیے، پاکستان کی جو ملٹری سسٹم ہے اس کو پاکستان کی سیاست کے اندر فریق نہیں بننا چاہیے. بے کنسرنز ہیں، اور آپ کا 9 مئی کا جو وقوع ہے وہ بالکل ایک جائز کنسرن ہے. اس کے اوپر ملزم اور مجرم دونوں موجود ہیں، لیکن اس کو ایک سیاسی پوائنٹ آف ویو سے کسی بھی شکل میں، اعلامیہ کی شکل، آپ اپنی کنسیڈریشن میں ضرور دیکھیں، لیکن اعلامیہ کی شکل میں اس کا اظہار کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. مشرف صاحب، ملک کے داخلی معاملات میں مقتدرہ کا کردار واضح ہے اور دکھتا بھی ہے. 1 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود آج پھر 9 مئی کے معاملات پر سہولت کاروں اور ملزموں کو سزائیں دینے کے عزم کا اعادہ ہے. کیوں نہ سزائیں ہو سکیں؟ شہزاد صاحب نے انصاف کے سفر کی بات کی، ملزم سے مجرم تک کے. آپ کو بڑی رکاوٹ کیا معلوم ہوتی ہے؟ عائشہ دیکھیے، یہ بڑا گمبھیر اور بہت میں سمجھتا ہوں سیریس مسئلہ ہے. اس کو بہت سنجیدگی سے دیکھنا ضروری ہے. تو پہلے تو تاکہ کوئی ابہام نہ رہے اور کوئی کنفیوژن کسی کے دماغ میں نہ ہو، یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ 9 مئی کو جو ہوا وہ اس ملک کے اور اس ملک کے اداروں کے خلاف اگر سازش نہیں تو اس کی تاریخ میں سب سے بے وقوفانہ جو ہے پروٹیسٹ اور عمل تھا. اور اس کے خلاف پنشمنٹ ہو، اکاؤنٹیبلٹی ہو، ڈیو پروسیس ہو، سب چیزیں ہونی چاہیے. جو کوئی بھی ذمہ دار تھا، جو جلاؤ گراؤ کا جو مسئلہ ہوا، اس کی مکمل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور پوری حد تک جتنا لا الاؤ کرتا ہے ان لوگوں کو ہمیں کیفر کردار تک پہنچانا ہے. اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. یہ پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف ایک بہت گناہنا جو ہے وہ ایکٹ تھا، خاص طور پہ ایک سیاسی جماعت کا آپ کی عسکری لیڈرشپ کو تبدیل کرنے کا ایک جو جہاں تک مجھے سمجھ آئی کہ اس کا کیا مقصد تھا کہ یہ پریشر کریٹ کیا جائے. اب اس کے بعد سے جو ہوا ہے اس پر بھی لیکن میرا خیال ہے غور کرنا ضروری ہے. کون سا ایسا جو ہے پی ٹی آئی کا ورکر تھا، چاہے پنجاب میں، دوسرے حصوں میں ملک کے، لیکن خاص طور پہ پنجاب میں، جس کو آلریڈی پنشمنٹ نہ ملی ہو؟ کون سا ایسا اینگل ہے پی ٹی آئی کی ایگزسٹنس کا، اس کے وجود کا، جس کو جو ہے مطلب مار کے اس کا بھرتا نہ نکالا گیا ہو؟ چاہے وہ الیکشن سمبل نہ اجازت دینے کی ہو، چاہے وہ الیکشن جو ہے وہ دونوں صوبوں میں، پنجاب میں اور کے پی میں ڈیلے کرنے کی، چاہے وہ کہ پورے ملک کے الیکشن جو ہے وہ متعدد دفعہ ڈیلے ہوئے، چاہے وہ کہ الیکشن کے بعد جو 9 فروری 10 فروری 11 فروری کو ہوا، چاہے وہ کہ جو ریزرو سیٹیں ہیں ان کا جو ہے جو ان کے حقدار تھے پی ٹی آئی کے ان کو نہ ملنا. تو یہ ایک تسلسل ہے ناانصافیوں کا. اب اگر آج سال بعد، مطلب 1 سال اور مطلب مہینہ ہونے والا ہے، ہم ابھی بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جی کیفر کردار تک لائیں گے، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تو وہ کون سی میکنزمز ہیں جن سے اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے؟ وہ وہی میکنزمز ہیں جن کا ان کے ساتھ ساتھ بھرتا نکالا جا رہا ہے اسی وقت سے. اب میرا کسی جسٹس عطا بندیال کے ساتھ، جسٹس بابر ستار کے ساتھ میری ایشوز پر ان سے یا آپ کی یا کسی پاکستانی کی ڈسکشن ہو سکتی ہے، ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، ڈس ایگریمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جب ہمارے مزاج کے تحت
फैसले आएंगे तो वो सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह दमादम मस्कल अंदर। लेकिन जब वो मेरे मिजाज से या मेरे मूड से या मेरे शौक या लाइकिंग से हट के जो है वो फैसले आएंगे तो फिर जो है पूरे निज़ाम को, अदलिया को बजाते खुद एक इदारे के हम जो है वो उसको तहस नहस कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि आप अकाउंटेबिलिटी की डिमांड्स जो हैं वो मैं कर रहा हूं, वो और कोई फौज करे या ना करे, मैं समझता हूं कि 9 मई के बाद अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी और एक प्रॉपर ड्यू प्रोसेस के तहत होनी चाहिए थी, ताकि पूरे मुल्क में सारे शहरी जो है देख सकें कि जब आप इस तरह की बदमाशी करेंगे तो आपको जवाबन जो है सिस्टम जो है वो आपसे निपटेगा। लेकिन हमने जो किया उससे पूरे सिस्टम में जो एतमाद था आवाम का वो बढ़ने के बजाय कम हुआ है। तो मैं समझता हूं कि गैर जिम्मेदाराना बयानिए तो बिल्कुल जो है वो उनका जवाब नहीं बनता, लेकिन जिम्मेदाराना बयानिया सिर्फ एक है और वही है कि रूल ऑफ लॉ को फिर से सेंटर करना पड़ेगा इस रियासत और इस माशरे में, और उसके लिए फौज को सियासी मैदान से मुकम्मल तौर पे अपने आप को जुदा करना होगा। वेरी वैलिड पॉइंट ज़ैगम साहब। एक तो 13 माह बाद फिर उस अज़्म का यादा है जो 13 माह से बार बार किया गया, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जारहाना हिकमत अमली है, पोजीशंस अब वाज़े हैं जो अदम इस्तेहकाम पर अदम इस्तेहकाम क्रिएट कर रहे हैं, बयानियों से लेके अमली तौर पर भी मामला देखें। कौन मजीद आगे बढ़ेगा और कौन रिट्रीट करेगा? आप किस तरह सिचुएशन को रीड कर रहे हैं? 9 मई 2023 के वाकयात हैं और आज 30 मई 2024 को 1 साल और 21 दिन के बाद पाकिस्तान का जो ताकतवर तरीन फोरम समझा जाता है वो इस अज़्म का इजहार कर रहा है कि फौरी, शफाफ, अदालती और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए, इस वक्त तक तो कन्विक्शंस हो जानी चाहिए थी, कितनी एक तफ्तीश की जरूरत थी, इस वक्त तक तो सजाएं हो जानी चाहिए थी। तो जो जवाब है इसका वो पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ में है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जिसका हवाला चौधरी साहब ने दिया, जो जजों का इंडेक्स नहीं है, जो पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स है, जिसमें एग्जीक्यूटिव के इदारे भी शामिल हैं, जो पुलिस को भी गिनता है, जो प्रोसिक्यूशन को भी गिनता है, जो गवर्नेंस को भी गिनता है, करप्शन को भी गिनता है और अदालतों को भी गिनता है, जिसमें पाकिस्तान दुनिया में 140 मुल्कों में से 131 पर है। कैसे? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। 1990 की दहाई में न्यूयॉर्क में बहुत क्राइम हो रहे थे, बेतहाशा जराइम हो रहे थे। उन्होंने एक थ्योरी अप्लाई की, जराइम की एक थ्योरी है जराइम को कंट्रोल करने की, जिसको कहते हैं ब्रोकन विंडोज थ्योरी। और इसमें यह बिलीव किया जाता है कि अगर छोटे जराइम को रोक लिया जाए तो बड़े जराइम नहीं होंगे। वो छोटे जराइम की तरफ गए। उन्होंने कहा किसी को दीवार पर, किसी को ट्रेन पर, सबवे में हम नारा या कोई ग्राफिटी नहीं लिखने देंगे, जो चीजें लिखते। यहां से शुरू किया और उन्होंने उस वक्त के मेयर ने, जो रूडी गुलियानी थे, उनकी क़यादत में न्यूयॉर्क को दोबारा एक महफूज शहर बना लिया। तो 9 मई को रोकने का वक्त 2014 में था, जब पीटीवी पर कब्जा किया गया, जब वजीर आजम हाउस पर हमला किया गया, जब पार्लियामेंट की दीवार तोड़ी गई। इसको रोकने का वक्त 2017 में था, जब चंद सौ लोगों के हजूम ने आकर न्यूक्लियर स्टेट के कैपिटल को यरगमाल बना लिया गया था। और अफसोस की बात है, इन दोनों मौकों पर इन लोगों को अनारकी का लाइसेंस दिया गया, बिल्कुल ठीक, रूल ऑफ लॉ को असर्ट नहीं किया गया, जिसके नतीजे में ये 9 मई का वाकया हुआ। कहीं लाइन ड्रॉ नहीं की गई। अब लाइन यहां नहीं ड्रॉ करनी, मैं इत्तफाक करता हूं जो कहा गया, लेकिन मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि लाइन 9 मई पर ड्रॉ करनी है। लाइन आपको 9 मई के वाकयात से बहुत पीछे जाके ड्रॉ करनी है। मैं बताता हूं कहां करनी है। आपको इंसाइटमेंट टू वायलेंस पर करनी है। कोई मौलवी मुश्तइल करेगा लोगों को मजहब के नाम पर, नहीं छोड़ेंगे। कोई सियासतदान मुश्तइल करेगा, वायलेंस की तरफ उकसाएगा, नहीं छोड़ेंगे। कोई स्टूडेंट लीडर उकसाएगा, नहीं छोड़ेंगे। इंसाइटमेंट टू वायलेंस को रोकना है। ये 5-5 शहरों में कहां से आ गई FIRs? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कैसे लोग छूट रहे हैं? इस वक्त तफ्तीश कहां है? कड़ियां क्या मिला ली गई हैं, जिसके वजह से ये नैरेटिव का एक मौका मिल रहा है? दुरुस्त हो गया। हम इत्तफाक करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने का तरीका ये है कि आज ही आज़म करें कि पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को कम से कम 80 पर लाएंगे। पॉइंट, रूल ऑफ लॉ को सेंटर करना पड़ेगा। दुनिया के आखिर में तो नहीं रखेंगे, फिर इस तरह नहीं होगा। फिर इस तरह नहीं होगा। इफ्तिखार साहब, ये वही बात होगी कि करीबन 13 माह बाद फिर
इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़्म का यादा, ऊपर रूल ऑफ लॉ की भी बात होगी और तरीक़े कार पे भी। क्या वाकई मुल्ज़िमों को इंसाफ के कटहरे में लाना मौजूदा फ़ौजी क़यादत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है? पहले तो है कि आज 9 मई के 2 और मुकदमात में इमरान खान को बरी कर दिया गया। बिल्कुल। 9 मई का वाक़या संजीदा है और तवज्जो तलब है। इसकी इंक्वायरी अगर नहीं होती और अगर ना की गई और कहा गया कि नाइंसाफ़ियों के दौर में से वो गुज़र गए हैं, तो ये मुनासिब ना होगा। क्योंकि जो बात अभी कही गई कि अगर 2014 में फैसला रियासत कर लेती कि उसने उन लोगों को काबू करना है जो रियासत की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, तो 9 मई का वाक़या ना होता। अब ये कहना है कि 9 मई में जो हुआ हम भूल जाएं, क्योंकि नाइंसाफ़ियों का दौर एक चल गया और उसको नुकसान पहुंचा उस पार्टी को, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। सही। कानून को अमल में आना चाहिए, सज़ा इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा करके दी जाए। वेरी वैलिड। मैं हमेशा से ये मुतालबा करता आया हूँ, प्रोसिक्यूशन साबित करे कि एक वाक़या जो हुआ और जिस शख्स को सज़ा दी जा रही है ये वाक़या उसने किया। तो मैं तो इस बात में यकीन करता हूँ कि जो ये फ़ौज के अदारे ने आज फिर बैठ के कहा है कि इंसाफ के कटहरे में लाने का अज़म का इरादा किया है, तो फिर इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए वो तमाम तकाज़े भी पूरे करने पड़ेंगे कि हम में से हर शख्स को यकीन हो कि जिस किसी को भी सज़ा दी गई वो उसका मुस्तहिक़ था, क्योंकि वो रियासत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा था। एक दोस्त ने कहा कि ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल थी कि अफ़वाज पाकिस्तान के अंदर प्रेशर के ज़रिए उसकी क़यादत को तब्दील करने की ख्वाहिश का इज़हार हुआ। ये बहुत खौफनाक चीज़ है। अगर मजमू के ज़रिए फ़ौज की क़यादत में तब्दीली के अमल को तस्लीम कर लिया जाए या वहाँ तक पहुँचने के अमल को तस्लीम कर लिया जाए, तो आज अगर हम इसको भुलाना भी चाहें, जो लोग भुलाना चाहते हैं, तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा मजमा फिर फ़ौज के अंदर अपनी मर्ज़ी की तब्दीली की ख्वाहिश लेके कोई हरकत नहीं करेगा जो 9 मई को हुई। तो इन वजूहात की बिना पर साफ चीज़ सामने आनी चाहिए, जुल्म किसी पे नहीं होना चाहिए, किसी को नाजायज़ सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएँ, प्रोसिक्यूशन साबित करे कि जिसको सज़ा मिल रही है उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दबाव पर यू टर्न लिया तो क्यों लिया, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जा हरारत 50 डिग्री को छू रहा है। ऐसे सख्त मौसम में शहरियों को गर्मी के साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग का अजाब भी झेलना पड़ रहा है। शहरी इलाकों में 12 से 14 घंटे जबकि देही इलाकों में 18 से 20 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। कराची से खैबर तक मुख्तलिफ शहरों में अवाम बेहाल, परेशान और सरापा एहतजाज है। पेशावर और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तइल हुजूम ग्रिड स्टेशंस और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के दफातर का घेराव कर रहे हैं। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में भी लोड शेडिंग की वजह से कहीं हड़ताल तो कहीं एहतजाज की खबरें हैं। ऐसे में वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने खुला एतराफ़ करते हुए कहा है कि लाइन लॉसेस कम होने तक लोड शेडिंग जारी रहेगी। लेकिन वजीर तवानाई ने यह नहीं बताया कि लाइन लॉसेस कम कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है। खित्ते की महंगी तरीन बिजली करीबन 70 रुपए फी यूनिट खरीदने वाली आवाम आखिर कब तक लोड शेडिंग का अजाब बर्दाश्त करती रहेगी। बिजली का शॉर्टफॉल मुल्क का देरीना मसला है। दुनिया भर में बिजली पैदा और डिस्ट्रीब्यूट करने के जदीद और सस्ते जराए आ चुके हैं, मगर हमारे यहाँ आज भी लाइन लॉसेस, बिजली चोरी, दहाइयों पुराने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल जूं के तू मौजूद हैं। इन मसाइल के अलावा बिजली की तकसीम कार कंपनीज दहाइयों से आवाम का खून निचोड़ रही हैं, मगर उनको रोकने वाला कोई नहीं, हत्ता के वजीर आजम भी नहीं। पीडीएम दौरे हुकूमत में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों की सिफारिशात पर डिस्कोज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लगाए थे। 8 डिस्कोज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैड गवर्नेंस, नाअहली और खराब कारकर्दगी की वजह से 589 अरब रुपए के नुकसान का बायस बने हैं।
वजीर आजम ने चंद रोज पहले इन डायरेक्टर्स को ओहदों से हटाने का फैसला किया। काबीना कमेटी ने वजीर आजम के फैसले की तौसीक भी कर दी। फैसले से IMF को भी आगाह कर दिया गया, मगर अब वजीर आजम ने सियासी दबाव की वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फारिग करने के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया है। एक तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद ये कह रहे हैं कि अगर आधी बिजली चोरी भी रोक ली तो हम कशकोल तोड़ सकते हैं, तो दूसरी तरफ वजीर आजम को अपने ही किए गए फैसलों से पीछे हटना पड़ रहा है। ऐसे में अहम सवाल यही है कि क्या हुकूमत लाइन लॉसेस, बिजली चोरी, डिस्कोज माफिया की ब्लैकमेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशंस के पुराने निज़ाम को तब्दील करने जैसे बड़े चैलेंजेस का मुकाबला कर पाएगी, या फिर वजीर तवानाई की तरह इतराफ़े जुर्म करके हाथ पर हाथ रख कर अवाम का तमाशा देखेगी। इसी पर सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से, माफिया दबाव, वजीर आजम ने 589 अरब के नुकसान का बायस बनने वाले 8 डिस्कोज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फारिग करने का फैसला रोक दिया। अवाम लोड शेडिंग से बहाल, क्या वजीर आजम बिजली चोरों के साथ भी इसी सख्ती से निपटेंगे? इफ्तिखार साहब, कोई हल है इन मामलात का? सिर्फ दावे दावे दावे, 1.5 दहाई से ज़ायद तो हमें बिल्कुल सामने सामने दिखता है। मामलात मसाइल वही हैं, बातें दावे भी वैसे ही हैं, हल कोई नहीं है। मैं तो हैरान इस बात का कि लोड शेडिंग हो रही है तो हमने किस चीज़ के पैसे देने हैं IPPs को? मतलब अगर वो बिजली ही प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो किस चीज़ के पैसे हम उनको दें? सर, ना भी जो नहीं भी प्रोड्यूस कर रहा है उसको भी 18 रुपए के हिसाब से दिया जाता है, जो एक यूनिट प्रोड्यूस ना करे। वो कह रहा हूँ ना, ये जो सारा खेल ही गलत है। ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का जो मसाला बन गया है वो मसला बहुत ही ख़राब है, वो है IPPs का। और अब आपने मुझे डरा दिया कि कुछ लोगों को निकालने का फ़ैसला किया गया, अब डर के मारे उनको निकाला नहीं जा रहा। और यार, ये हुकूमत चलाता कौन है? वज़ीर आज़म। ये को 5-6 माफियाज हैं जो इस मुल्क में छाए हुए हैं। ये पैसे वाले अरबपति खरबपति लोग ही फैसले करेंगे अपनी मर्ज़ी के, और ये मसला और गंभीर होता जाएगा। देखें, इससे वफाक को भी नुकसान पहुंच रहा है। ये बहुत अहम मसला खड़ा हो रहा है। अगर बिजली नहीं मिल रही और बिल लिए जा रहे हैं तो फिर लोग ये सोचेंगे कि हम बिल क्यों दें। और लाइन लॉसेस की जो बात की जा रही है उसका अजीब जवाब पेश किया गया कि ये लोड शेडिंग तब तक जारी रहेगी जब तक लाइन लॉसेस कम नहीं होंगे। क्या तरीक़ाकार है? तो मैं पहले भी तजवीज़ कर चुका हूँ, मैं आज फिर तजवीज़ करता हूँ कि ये सब कुछ अब इनके बस की बात नहीं। इस सब चीज़ को आउटसोर्स कर दें, मान जाए हमारी बात। वो तो फैसले लेके पीछे हट जाते हैं क्या? नहीं, फैसला मैं तो हैरान हूँ, आपने मुझे डरा दिया। पता नहीं आपका लफ्ज़ मुनासिब भी है या नहीं। हाँ, रोक दिया है, फैसला रोक दिया है। ये तो आपने तो तासर शायद ऐसे दिया कि शायद वो फैसले से पीछे हट गए हैं। हट नहीं गए, रोक दिया गया है। सोच रहे हैं कुछ और सोचें। मुमकिन है कि कितने हैं ये अपना 8 हैं, तो कुछ के बारे में फ़ैसला कर लिया जाए कि हाँ इनको रखना है, और कुछ के बारे में फ़ैसला किया जाए नहीं रखना। तो खुदा का खौफ करो मियां साहब, क्यों ये सब खेल कर रहे हो? कब तक ये खेल चलेगा? अभी गंदम का खेल लोग भूले नहीं और एक खेल और शुरू हो गया, और सुना है कि चीनी का खेल भी आने वाला है। हो गई एक्सपोर्ट की मंजूरी, ठीक है जी, हो गई जी। ज़ैगम साहब, आपसे सवाल है कि डिस्कोज लगाने का जो लगाए, पहले तो लगाए खुद से, फिर उनकी जो रिपोर्ट आई उस पर 589 अरब का नुकसान हटाने का फैसला, उससे पीछे हट गए। ये कंपनीज, ये माफियाज इतना ताकतवर कैसे हैं कि वजीर आजम को भी इतने आराम से ब्लैकमेल कर लेते हैं? क्या वजीर आजम साहब जो हैं इन सबसे अलग हैं? आपने खुद कह दिया कि ये जो बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं वजीर आजम साहब ने लगाए थे। जी जी, PDM दौर। तो क्या उन्होंने अपने दुश्मनों को लगाया था? ढूंढ के नालायक लोगों को लगाया था? हुकूमत करते उनकी उम्र गुजर गई, जवानी में दाखिल हुए थे तो हुकूमत में आए थे वो, और बुढ़ापे की आखिरी हदूद को छोड़े हैं तो वो हुकूमत में हैं। उन्होंने इन लोगों को क्यों लगाया था? अब वो कहते हैं कि नत्था सिंह की जगह प्रेम सिंह आएगा तो सब कुछ तब्दील हो जाएगा। हजूर, नत्था सिंह भी आपका था, प्रेम सिंह भी आप ला रहे हैं। मुझे जितना यकीन नत्था सिंह पर था उतना ही यकीन प्रेम सिंह पर है, और उससे ज्यादा यकीन आप पर है। 2000 अरब रुपए के सालाना जुर्माना जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी आपने ठोक दी आपकी पार्टी की हुकूमत ने, वो ये गरीब कौम दे रही है। वो गरीब आदमी जो बच्चे को 18 रुपए की चॉकलेट नहीं खिला सकता, वो बिजली के हर यूनिट के साथ 18 रुपए का जुर्माना दे रहा है। कि आप हिसाब करने को तैयार नहीं थे कि मुल्क को बिजली की कितनी जरूरत है। ये कोई डैम नहीं लग रहे थे जिनको 10 साल चाहिए थे। ये पुराने बिजली घर थे जो उठा के उधर से इधर लगाने थे, 6 महीने का काम था। तो क्या हिसाब लगाना इतना मुश्किल था?
آپ نے کہا کہ یہ پہلے لگا دیتے ہیں پھر انڈسٹریاں آئیں گی پھر بڑی ترقی ہو جائے گی. کیا آپ اتنے ہی بھولے ہیں یا اس کے پیچھے کچھ اور بات تھی؟ اور آج ہم یہاں آ کر پہنچے ہیں تو انہی فیصلوں کی وجہ سے. 16 ماہ پہلے جو بورڈ لگائے گئے تھے وہ سیاسی مصلحت کے لیے لگائے گئے تھے. بالکل ایسا. میں خود ایک بہت سینئر انجینئر کے ساتھ ڈسکو پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ میرا ایک لوور سٹاف جو ہے ایک لاڈلے ایم این اے کی کانسٹیچوئنسی میں گیا ہوا ہے. یہ کیا گیا ہے. ٹھیک. اس بجلی کے سیکٹر کے ساتھ جو گلے پڑ چکا ہے, جو ٹائٹینک قوم کو لے کر ڈوب رہا ہے. اب وہ شہزادے کہتے ہیں کڈ کے دکھاؤ, لیکن ان کو کڈ بھی دیں گے تو ان کو بھی لے کر بھی آئیں گے. جب تک ریفارم کا مائنڈ سیٹ آپ کا نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا. تو سب کچھ کیسے بدلے گا؟ تو درست. مجھے تو اس وقت امید نہیں ہے. جس دن کچھ کریں گے, جس دن چند چڑھے گا تو میں مانوں گا. ٹھیک ہے. بریک کے بعد شہزاد صاحب اور مشرف صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. شہزاد صاحب, آئی پی پی سالانہ 2.8 ٹریلین وصول کر رہے ہیں. اگر ایک بجلی یونٹ بھی پیدا نہ کرے تو بھی پاور پلانٹ کو صارفین 18 روپے فی یونٹ ادا کر رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے کہ ہم ری وزٹ نہیں کر سکتے ان معاملات کو, آئی پی پیز کو, ڈسکوز کے اوپر ہم قابل لوگ نہیں لگا سکتے؟ کدھر مسئلہ دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ دیکھیے, پاکستان کے بجلی کا نظام اور انصاف کا نظام تقریباً ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں. چلو, اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ بینک کرپسی کا عالم کہاں سے کہاں پہ ہے. یہ سب بات کر رہے ہیں نا, یہ بجلی کے نظام میں کیا خرابی ہے, سب کو پتا ہے, ہر ایک چیز پتا ہے. اچھا, یہ ابھی جب ذکر کیا آپ نے کہ جو بورڈ چینج کرنا ہے, اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ دہاڑیاں جب لگائی جاتی ہیں تو اس کا بھی تو ایک پیریڈ ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ساری عمر کے لیے دہاڑی لگاتے رہیں گے. یہی لوگ جو کہ رشتہ دار, دوست اور احباب ہیں شہباز شریف صاحب کے اور ان کے دوستوں کے اور ان کے ساتھیوں کے, ان کو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں لگایا گیا. کب؟ 2 سال پہلے, اپریل سے لے کے نومبر 2022 تک. تو 2 سال تو پورے ہونے والے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگلے لوگوں نے باری مانگی ہے کہ اب ہماری باری آنی چاہیے. تو اس وجہ سے اس کے اندر یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ یا حکومت قائم رکھیں, یا اپنے دوستوں کو خوش رکھیں, یا بجلی کے نظام کو کسی اس کے ہونا بھی کچھ نہیں ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرز کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. 3300 ارب کا آپ کا کھانچہ ہے بجلی کے نظام کے اندر, 3300 ارب. اس میں سے ہم صرف 589 کی بات کر رہے ہیں. ایسا ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کا انداز. بھول جاؤ 3300 ارب کو. آپ کیا باتیں کرتی ہیں کہ ہم کیسے ٹھیک کر پائیں گے؟ وہ جو 2800 ارب میں سے پتہ نہیں کتنے اور کس کس کی جیب میں جا چکے ہیں. چین کو بھی تو خوش رکھنا ہے ساتھ ساتھ. ہمارے فیصلوں میں بے ایمانی تھی, ہمارے کردار میں بے ایمانی ہے, اور ہمارے عمل میں بے ایمانی. درست ہو گیا. مشرف صاحب, نہ لائن لاسز رکتے ہیں, نہ بجلی چوری رکتی ہے, نہ ڈسٹریبیوشن سسٹم اپ گریڈ ہوتا ہے, نہ ہم آئی پی پیز کو ری وزٹ کر پاتے ہیں, نہ ہمیں قابل لوگ ملتے ہیں ڈسکوز چلانے کے لیے. فوج استعمال کی نواز شریف نے 2 ادوار میں. ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی, یا ہم جان بوجھ کے ظالمانہ سیاست کر رہے ہیں عوام کے ساتھ؟ اس کا تو بہت آسان حل ہے, اور 100% اس کا جواب یہی ہے جو آپ نے فرمایا آخر میں, کہ یہ ایک ملی بھگت ہے پاکستانی اشرافیہ کے درمیان. اس میں اگر اجازت ہو, اور اگر برا نہ منائیں, لیکن اگر چودھری صاحب برا بھی مناتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں, میرے بزرگ ہیں اور میں ان کو بعد میں منا لوں گا. ایک ایسے ملک کے ساتھ جس کے ساتھ آپ نے, آپ کے اس کنپٹی پہ کسی نے بندوق تو نہیں رکھی تھی, آپ ہی ہیں, اور آپ مطلب پورا ملک جو ہے وہ پچھلے 50 سال سے ڈیپر دین دی اوشنز, ہائر دین دی ماؤنٹینز, لاؤ جلدی سے سائن کراؤ, جلدی سے چین ہے تو سب کچھ ہے. یہ نعرے جو ہے, یہ نعرے تو جو ہے عوام کو, یہ نعرے تو عوام کو جو ہے سکھائے گئے تھے. اور اب جو ہے کیونکہ دشواری ہو رہی ہے اشرافیہ کو, تو بجائے اشرافیہ جو ہے وہ اپنا گریبان دیکھے, ہم اب جو ہے اس کا بلیم چین پہ لگا دیں گے. دیکھیے, بڑی واضح اور بڑی سمپل بات ہے, یہ صرف بجلی کے معاملے میں یہ 2 نمبری نہیں ہو رہی, ہر شعبے میں یہ 2 نمبری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلنگ ہو رہی ہے, اور پاکستانی حکومت یہ فیصلہ کرے گی کہ 18% جی ایس ٹی دوائیوں پہ لگایا جائے گا. تو کیا یہ جو وزراء ہیں اور پاکستانی اشرافیہ کے ان کے جو قریب دار, چاہے وہ بجلی میں ہو یا فارماسیوٹیکل میں ہو, وہ آ کے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ارے غضب ہو گیا, یہ دیکھو یہ باہر والے جو ہے یہ ہمارے ساتھ کتنی زیادتی کر رہے ہیں, یہ چین کے ساتھ مل کے, سعودی عرب کے ساتھ مل کے, آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے غریب کا جو ہے وہ خون جو ہے وہ پی رہے ہیں, اور اس کی جو ہے گریبان سے اس کو پکڑا ہوا اور نچوڑ رہے ہیں اس کو. اس میں چین کا یا آئی ایم ایف کا یا سعودی عرب کا کیا قصور ہے؟ اگر پاکستان کی اشرافیہ جو ہے وہ خود خون کے علاوہ غریب کا, اس کو اور کوئی کھانا پینا جو ہے وہ ہضم ہی نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کہ اس وقت شرح سود کیا ہے, اور کس بے دردی سے پرائیویٹ بینکوں سے حکومت پیسے جو ہے بورو کر کے
جو ہے اپنا خرچہ چلا رہی ہے اور کس بے دردی سے ان بینکاری کے جو منافع ہیں اس کی بنا پہ بینکس جو ہیں ان کی پارٹی لگی ہوئی ہے. پاکستانی اشرافیہ قصوروار ہے. پروگرام کا ٹائم ختم ہوا. مجموعی طور پر گفتگو ہوئی بجلی کے نظام اور انصاف کے نظام کو لے کر. تو بالکل درست کہا, کتنی ظالم سیاست ہے ہماری حکومتوں کی کہ 25 کروڑ عوام کا خون نچوڑتے ہیں اور شرماتے بھی نہیں ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.